नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बज रहे हैं और वक्त हो गया दिन की सबसे बड़ी बहस का, यानी दंगल का। 3 तलाक के खिलाफ केंद्र सरकार का कानून भले ही अब तक आखिरी शक लेकर अमल में न आ पाया हो, लेकिन मौलानाओं के फतवे वाले कानून महिलाओं पर खूब कहर डाले। बरेली की निदा खान को मौलानाओं ने फतवा जारी करके इस्लाम से निकाल दिया, और सिर्फ इस्लाम से बाहर ही नहीं किया, यह भी कह दिया कि जो भी इस महिला से कोई संबंध रखेगा वो भी इस्लाम से बाहर माना जाएगा। यह बीमार पड़ेगी तो इसे दवा कोई ना दे, जो दवा देगा उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं रह जाएगा। अगर इसकी मौत हो जाए तो कोई इसके जनाजे में नमाज ना पढ़े, जो पढ़ेगा वो इस्लाम से बाहर हो जाएगा। इसकी मौत के बाद कोई इसे दफनाने के लिए 2 गज जमीन भी ना दे, जो देगा वो इस्लाम से बाहर हो जाएगा। आपको ये बातें सुनने के बाद हंसी आ सकती है। आप ये भी जरूर सोच रहे होंगे कि आजाद भारत में जहां एक से एक बड़ी अदालतें हैं, मौलाना भला ये तय करने वाले कौन होते हैं कि किसी औरत को दफनाने के लिए जमीन मिलेगी या नहीं, या उसके बीमार पड़ने पर दवा दी जाएगी या नहीं। ये सारे सवाल हमारे मन में भी हैं। इसीलिए हमने आज की बहस रखी, हम आजाद हिंदुस्तान में रहते हैं या तालिबान में। और आपको यह सुनकर तो और झटका लगेगा कि ऐसा सिर्फ निदा खान के साथ नहीं हुआ। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी की बहन फरहत नकवी के खिलाफ भी एक फतवा निकाला गया। अब आप सोचिए कि जब केंद्रीय मंत्री की बहन मौलानाओं के निशाने पर आ गई तो आम मुस्लिम महिलाओं की क्या स्थिति होगी। इसलिए दंगल में आज पूछेंगे सीधे सवाल कि किसी महिला को इस्लाम से निकाल देने वाले आखिर मौलाना कौन होते हैं? इस देश में कानून का राज है या फिर तालिबान का? ऐसे फतवे देने वाले मौलानाओं पर आखिर कार्रवाई कब होगी? क्या मुस्लिम महिलाओं से डर गए हैं इस्लाम के ठेकेदार? और ऐसे फतवों के बाद क्या 3 तलाक पर कानून जरूरी हुआ? इसी पर दंगल में आज की बहस। निदा खान को लेकर आए दिन जो उनके बयानात आ रहे हैं और वो शरीयत में तब्दीली चाह रही है, जबकि हलाला और 3 तलाक और 1 से ज़ायद शादियों का मसला किसी मौलवी की तरफ से नहीं है। ये किसी मौलवी का बनाया हुआ या मुफ्ती का बनाया हुआ कानून नहीं है, बल्कि खुदा का कानून है, अल्लाह का कानून है। और इसका इनकार करने वाला वो काफिर है, इस्लाम से खारिज है। शरअ हुक्म उनके लिए यही आया है कि ये मैंने आपको सब सुपुर्द फतवा कर दिया और दारुल इफ्ता से ये फतवा जारी हुआ है। इसमें साइल मैं हूँ सवाल करने वाला, और मरकज़ी दारुल इफ्ता से ये सवाल का जवाब मिला है, और इसमें यही है कि वो इस्लाम से खारिज हो चुकी है। दारुल इफ्ता से जो बयान शाया हुआ है कि उससे मेल जोल, उसके साथ उठना बैठना, खाना पीना, बीमार पड़ जाए तो उसको देखने जाना, उसकी आयदत के लिए जाना, मर जाए तो नमाज जनाजा पढ़ना, तमाम आमतुल मुस्लिमीन के लिए हुक्म हुआ है कि बिल्कुल उसका शरई बायकाट करे। पहली बात, जो राजनीति चमकाने की बात होगी यहाँ पे, क्योंकि वो सिर्फ राजनीति चमका रहे। दूसरी बात ये, जो समीना बेगम है, जो पिटिशनर है हलाला की, उनके लिए आज तक उन्होंने कोई फतवा क्यों नहीं जारी करा? वो तो सुन्नी है और वो सुन्नी मसलक की औरत है, लेकिन उसके लिए कुछ नहीं करा। तीसरी बात ये, मुझे इस्लाम से खारिज करने वाले वो होते कौन है? इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है जिसमें 2 पैरेलल कोर्ट नहीं चल सकते। रही शरीयत की बात, तो शरीयत पहले वो अपने घर में जाके लागू करें, फिर अवाम पे लागू करें, क्योंकि उनको बस शरीयत के नाम पे अवाम को भड़काना आता है, जो वो करते आए। और अगर ये बात शरीयत की है तो जैसा उनके भतीजे ने मेरे साथ करा है, या कह ली खानदान आला हजरत के नबीर आला हजरत शिरान रजा खान ने अगर मुझे तलाक दी, तो शरई हुकूक ये है कि मेरा सामान, मेरा मेहर और जो मेरा जेवर है वो मुझे बाकायदा वापस हो, और उसके बाद वो तलाक का जो प्रोसीजर है वो कंप्लीट होता है। लेकिन आज तक नहीं हुआ। जो मैंने फतवा जारी करा तो उसमें ये लिखा था कि अगर जो ऐसा करता है वो हराम है, वो दोज़ख की आग में जलेगा। तो वो अपने बारे में बताए, अपने खानदान में पहले जाके शरीयत लागू करे, फिर दूसरे लोगों पे आए। उनके घर में जब पहले से ही हराम काम हो रहा है तो वो कभी किसी के ऊपर उंगली नहीं उठा सकते, ये उन्हें पता होना चाहिए। तो आपको बता दें कि दंगल में आज हमारे साथ मुफ्ती एजाज अरशद कासमी साहब हैं। स्वागत है आपका मौलाना साहब स्टूडियो में। हमारे साथ मोनिका अरोड़ा हैं, सुप्रीम कोर्ट की वकील हैं। हमारे साथ संबित पात्रा हैं बीजेपी की तरफ से, और सुनील सिंह यादव हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से। कांग्रेस पार्टी ने यह कहते हुए मना कर दिया कि वो हिंदू मुस्लिम की बहस में हिस्सा नहीं लेते। और ताहिरा हसन हमारे साथ हैं AIWPFB से। और आपको बता दें हमारे साथ निदा खान है, कुछ मिनट के लिए वो हमारे साथ लाइव मौजूद हैं इस सवाल पर बात करने के लिए। जल्दी से निदा, मैं कुछ सवाल पहले आपसे ले लेना चाहता हूं। आपके खिलाफ जो फतवा आया, आप क्या कहती हैं उस पर? क्यों दिया गया आपके खिलाफ फतवा?
देखिए बात यहाँ जो है कि इन्होंने जो दुश्मनी वो पब्लिकली बयान कर दी। दुश्मनी तो इन्होंने जो इस तरीके से फतवा दिया है वो अपनी जाती दुश्मनी निकालने के लिए दिया गया है, क्योंकि हमने देखा कि जब जब इनके ऊपर कार्रवाई की गई तब तब इन्होंने शरीयत की आड़ ली, और हमारी जो लड़ाई थी वो यही थी कि शरीयत की आड़ में जो गुनाह होता है, जो शरीयत की आड़ में ये लोग अपराध करें उसको रोका जाए। जैसी वो लड़की शबीना थी, उसके साथ शरीयत की आड़ में रेप हुआ है तो उसको रोका जाए। इस तरीके के जो हलाले हैं उनको रोका जाए, लेकिन इन्होंने उस पूरी कहानी को नया रंग दे दिया। बात करी जाए कि मेरी शादी जो थी वो दरगाह आला हजरत के नबीरे आला हजरत शिरान रजा खान के साथ हुई थी। जब मेरी शादी हुई उसके बाद इन लोगों ने मुझे दहेज के लिए प्रताड़ित करा, हर तरीके से उन्होंने मेंटल फिजिकल टॉर्चर दिया। उसके बाद जब मैंने इनके खिलाफ कोर्ट में केस फाइल किया तो ये एक फर्जी तलाकनामा, क्योंकि हमें पता है तलाकनामा जैसी चीज़ें इनके घर में ही छपती हैं। जब तलाकनामा इन्होंने फर्जी कोर्ट में लाके फाइल किया उसमें इन्होंने ये कह दिया कि मुझे 3 तलाक इन्होंने दिया है, फला दिन दिया है और मुझे इस तरीके से तलाक हो गया है। जब मैंने उलमाओं को अप्रोच करा कि इन्होंने अपने बचाव में इस तरीके के बयान दिए तो उलमाओं ने कहा कि आपको इस तरीके से तलाक हो गया। तभी मुझे याद आया कि मेरे भी कुछ शरई हुकूक हैं। मैंने इनसे पूछा कि मेरा जो सामान है, मेरा जो महर है, मेरी गाड़ी, मेरा जेवर, ये भी तो मेरे शरई हुकूक है, ये क्या मुझे नहीं मिलेगा अगर इस तरीके से तलाक होते? लेकिन एक चीज ये तो बताइए कि जब अब ये कह दिया गया कि आपको इस्लाम से निकाल रहे हैं, अब क्या करेंगे आप? जो मेरी राइट्स है फंडामेंटल राइट्स, उसके लिए मैं सुप्रीम कोर्ट में क्लेम करूंगी जो उन्होंने वायलेशन करा है। और साथ ही साथ देखा जाए तो जिस हिसाब से उन्होंने दिखाया कि वो मुझे एक धर्म से बाहर निकाल रहे हैं, उनके खिलाफ मैं सख्त से सख्त कार्रवाई करूंगी। और हमारी जो हायर अथॉरिटी, जो हमारी इस टाइम प्रेजेंट गवर्नमेंट है, उसको अप्रोच करूंगी कि भाई जैसे भी कैसे भी करके उनको पर सख्त कार्रवाई की जाए। ठीक है, हम वापस आते हैं। उम्मीद करते हैं कुछ मिनट आप रहेंगे हमारे साथ। और संबित पात्रा, सुनील यादव, आप लोगों के पास आऊं क्योंकि मसला राजनीति के जरिए ही हल होता है, ऐसा लोग मान के चलते हैं कि सत्ता, सरकार, कानून ये लोगों को हल दिलाते हैं। लेकिन उसके पहले मौलाना साहब, जल्दी से मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये कैसा कानून आप लोग चलाते हैं भाई? देखिए, ये कोई कानून नहीं है और जिस तरीके से उन्होंने फतवा जारी किया है वो फतवा का वो तरीका भी नहीं है। फतवा क्या है पहले उसको जरा सा समझना होगा। ये आप 50 बार समझा चुके हैं। हाँ, कि तो फतवा क्या है, उन लोगों को समझाइए ना जो दे देते हैं ऐसे फतवे। हमें क्यों समझाते हैं? अब कौन दिया है नहीं दिया, अब उसको लेकर के एक आदमी जो है, आदमी अपने घर, मौलाना साहब को नहीं बताते कि आप लोग के भाई ये कहां मुंह उठा के बैठ जाते हो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, इसको इस्लाम से निकाल रहे हैं, इसको कोई जमीन नहीं देगा। किसी के निकालने से कोई निकल जाएगा क्या? इंडिया से मुल्क से बाहर चला जाएगा? कोई कह देगा हम तुमको मुल्क से निकालते तो वो बाहर चला जाएगा, मुल्क से बाहर चला जाएगा। इस्लाम के निकालने से क्या उसकी जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा? तो ऐसे मौलवियों को आप लोग क्यों इस्लाम से निकाल देते? ऐसा क्या हमारे कह देने से वो इस्लाम से निकल जाएंगे? कौन किसी के इस्लाम पर ये है दादागिरी है क्या? टीवी पर बोलिए, बायकॉट कीजिए ऐसे मौलाना। मैंने तो कहा है ये जो फतवा देने का जो तरीका है ये बिल्कुल गलत है। ये डेमोक्रेटिक सेटअप में हम रहते हैं, हर आदमी की अपनी आवाज है, हर आदमी की अपनी राय है। कोई एक सिंगल आदमी भी अपने धर्म की इमारत खड़ी कर सकता है। आप मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रिप्रेजेंटेटिव हैं? मैं बिल्कुल सदस्य हूं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का। पर्सनल लॉ बोर्ड ऐसे मौलानाओं को क्यों नहीं बाहर करता भाई? देखिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के पास कोई लाठी तो नहीं है कैसे मौलानाओं के खिलाफ कार्रवाई करेगा। अच्छा, 3 तलाक के खिलाफ तो सारी लाठियां निकल आती हैं आपको। कौन सी? ऐसे मौलानाओं कोई भी आदमी अपना मशवरा दे सकता है, वो आप ना कह रहे हैं, लेकिन सच्चाई तो यह है कि अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के पास आइए, दारुल कज़ा के पास आइए, कहीं भी आइए, वो सिर्फ अपनी राय देंगे। आपको राय माननी है तो मानिए, न माननी है न मानिए। ये मौलाना जो कुछ कह रहे हैं इनका अपना खानदानी झगड़ा, घरेलू झगड़ा है। घरेलू झगड़ा के नतीजे में वो इस तरह के वो मुझे सिर्फ ये बता दीजिए मौलाना साहब कि यानी कि किसी भी मसले में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी और ऐसे फतवे देने वाले मौलाना भी, ये केवल दिखाने के, इनकी बात सुननी नहीं चाहिए फिर तो। अरे ये केवल हवाबाजी करने के, इन लोगों के पास कोई इंप्लीमेंटेशन पावर नहीं ना। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है, अगर किसी चीज में कोई हमारे पास आता है एक्सप्लेन के लिए अपनी लाइफ में कि भाई मैं यहाँ पर अपनी लाइफ में कंफ्यूज हो रहा हूँ, मुझे किस तरह जिंदगी गुजारनी चाहिए, मौलाना साहब भी तो एक्सप्लेन ही कर रहे थे। मौलाना भी तो एक्सप्लेनेशन होता है ना। तो मौलाना के पास वो निदा नहीं ना गई थी किसी के ऊपर फतवा थोपने का, जिसके जो फतवा नहीं मांग रही है उसके ऊपर फतवा देने का क्या राइट होता है? ऐसे तो देश के अंदर लाखों लोग होंगे जो गैर इस्लामी काम कर रहे हैं। तो इन मौलाना साहब के खिलाफ आपको लगता नहीं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को कम से कम एक नोटिफिकेशन निकाल देना चाहिए कि ऐसे मौलानाओं की ना सुने? मैंने तो मैं कह रहा हूं ना कि ये मौलाना गलत तरीके से, मैंने खुद ये हमारे साथ लाइव थे चैनलों पर, मैंने इनसे कहा है कि आपने जो फतवा का उसूल है, फतवा का जो तरीका है, सबको पामाल किया है और पूरी कौम को शर्मिंदा किया है आपने इस तरह का फतवा देकर के। इसलिए फतवा देने का ये तरीका है ही नहीं। ताहिरा जी कुछ कह रही है, लाइफ के बारे में पात्रा के पास जाऊं तब जाकर के उसको जवाब। उससे पहले ताहिरा जी बोलिए, आप क्या कह रही हैं? आपने हाथ उठाया, बोलिए क्या कह रही हैं? जी, मैं काज़मी साहब से कह रही हूँ कि काज़मी साहब, अगर आपने 3 तलाक इन 1 को हटा दिया होता, आखिर सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया, आपको फटकार लगाई, आप घुटनों पे आ गए, आपने कहा एडवाइजरी जारी करूंगा,
बहुत खराब चीज है। अगर आप हटा देते तो आज निदा ट्रिपल तलाक इन वन गो का किस्सा नहीं होता ना उनके साथ। ऐसी हमारी बहुत सी बहनें हैं जिनके साथ नहीं होता, जो गैर इस्लामी तो है। सुप्रीम कोर्ट ने हटा ही दिया, फिर क्यों ये वाकया गुनाह हुआ? फिर ये क्यों किस्सा सामने आया? करते हैं अब और तो सुप्रीम इस्लाम कोर्ट को ने फैसला बदनाम कर ही करते दिया, हैं। सरकार कानून बनाने ही जा रही है। लॉ बोर्ड की तरफ वो नहीं बोल रही से थी। आप बात नहीं करने देते औरतों को। काजमी साहब दिस इज आप वेरी बोल रहे थे, बैड। देखिए वो नहीं बोली, उन्होंने शांति से आपकी सुना। अजीब बात है। आप वो औरत नहीं होगी जिसकी आवाज आप दबा लें, समझे आप? पहली बात आप सुनिए कि आप ये मौलाना ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस्लाम को बदनाम किया है कि वो मर जाए तो उनको कब्रिस्तान में जगह नहीं मिलेगा, बीमार हो तो उनको पूछा ना जाए क्या रसूल अल्लाह वो औरत जो उनके पर कूड़ा फेंकती थी उसकी आदत को नहीं गए थे जब वो बीमार हो गई कि क्यों मुझ पे कूड़ा नहीं पड़ रहा है? आप लोग किस इस्लाम को लेके आगे बढ़ रहे हैं? मैं ये जानना चाहती हूँ। रोज 4 मौलाना खड़े होंगे और कोई फतवा दे देंगे, आप कहेंगे इनसे हमारा मतलब नहीं है। फतवे का तरीका ये होता है। अरे जनाब, फतवे का तरीका तो आप बता चुके 100 बार। अब इन मौलानाओं के खिलाफ कोई एक्शन होगा कि नहीं? भाई ये इस तरह की बात नहीं कर सकते, ये गैर इस्लामी बात है। इस्लाम जो है वो इंसानियत पे टिका हुआ है, ह्यूमैनिटी पे बेस्ड है। अरे कुछ बोलेंगे आप लोग कि नहीं बोलेंगे? 3 तलाक तो हम आपको कहते रहेंगे। आप तो बोल ही रहे हैं, तो कितना बुलाइएगा? संबित पात्रा, अब मैं आपके पास आ रहा हूं। आपने बड़ी अपनी पीठ थपथपाई कि देखो हम तो कानून ले आए हैं और देखिए हमने क्या कर दिया। लेकिन क्या कर दिया सर? ये फतवे तो वैसे के वैसे आ रहे हैं और उससे 2 कदम आगे बढ़ के आ रहे हैं। उनकी ये तक कहने की हिम्मत पड़ जा रही है कि 2 गज जमीन ना दो इसको दफनाने के लिए। इस देश में संविधान है या तालिबान है? देखिए रोहित जी, इससे पहले कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं, यहाँ निदा जी भी बैठी हैं, ताहिरा हसन भी बैठी हुई हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि निदा जी, जिस प्रकार के अल्फाजों को मैंने अभी सुना, बहुत तकलीफ हुआ। मर जाने और दफनाने की बात की जा रही है। मैं ऊपर वाले से यह प्रार्थना करता हूं कि आप 100 साल तक जीवित रहें और आपको कोई बीमारी नहीं छुए, ताकि आपको किसी की भी आवश्यकता ना पड़े दवाई के लिए, किसी भी की भी आवश्यकता ना पड़े, कि वो आप बिल्कुल खुश रहें जीवन भर। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, मैं दाद देना चाहता हूं निदा और ताहिरा जैसे महिलाओं का, कि इतने बड़े संघर्ष को वो अकेले अपने कंधे पर उठाकर लड़ रही है। ये कोई आसान काम नहीं है। अब आपने सरकार से पूछा था कि हमने क्या किया। मैं बार बार कहता हूं कि शाहबानों से शायरा बानों तक का सफर एक अकेले लड़ रही है। आप तो खड़े हो गए हस्ताक्षर अभियान चलाने के लिए कि हम 3 तलाक के खिलाफ कानून नहीं लाने देंगे। मैं ये कह रहा हूँ एक एक करके बोलेंगे ना तो अच्छा रहेगा। पार्टी है तो बुरा मेरा लगेगा। ये कहना है कि एक एक करके बोलेंगे तो अच्छा लगेगा, लोग सुन पाएंगे, समझ पाएंगे। चिल्लाना ही है तो मैं हट जाता हूं, फिर चीखते रहिए। क्या उसका जवाब दे वो बोलिए पहले, फिर आप बोलिएगा। अभी 2 मेहमान मेरे रह रहे हैं, बोलने दीजिए मोनिका जी, सुनील यादव, उनके पास भी इसमें बुरा मानने वाली बात कोई नहीं है। ठीक संबित जी, काजमी साहब, इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है। सोचिए अगर हमारे लिए किसी ने मरने की बात कही होती तो हमें कितना बुरा लगता। एक पैनल में एक महिला बैठी है, इतना भी हम नहीं कह सकते तो काहे का हम लोग इस देश में लोकतंत्र की दुहाई देते हैं। दूसरी बड़ी बात मैं कह रहा था कि देखिए, शाहबानों तक से शायरा बानों तक का सफर एक बहुत लंबा सफर रहा है, जहां अपीजमेंट के कारण और जहां डर के कारण शाहबानों को हमने चौराहे पर छोड़ दिया था। आज शायरा बानो, आज हम निदा खान इनके साथ खड़े हैं, सरकारी तौर से भी खड़े हैं, और इस कानून को अमली जामा पहनाने के लिए खुद प्रधानमंत्री जिस भी मंच से बोलना हो ललकार के अपने विपक्षियों को बोल रहे हैं। आज का उदाहरण देखिए, आज इस डिबेट में कांग्रेस पार्टी केवल इसलिए नदारत है क्योंकि उसे हिंदू मुसलमान नहीं करना है। इसमें हिंदू मुसलमान कहां हो रहा है? ये तो मुसलमान बहनों के अधिकारों की लड़ाई है। इसमें कांग्रेस क्यों नहीं आई? क्योंकि उसे अपीजमेंट करना है, निदा खान के साथ खड़ा नहीं होना जी, है। आप और कह रहे हैं यही कि पीएम हर मंच से ललकार रहे हैं। होगा। आप कह रहे हैं कि पीएम हर मंच से ललकार रहे हैं। ये तो मौलाना लेके आए, राज्यसभा ये में मौलाना रखाया ना पीएम को, सरकार को, इस देश के संविधान को किसी भी गली नुक्कड़ चौराहे से ललकार दे रहे हैं। क्या हम इस औरत को इस्लाम से बाहर कर रहे हैं? इसकी दवा दारू करने कोई नहीं आएगा, ये मर जाएगी तो उसको 2 गज जमीन कोई देने नहीं आएगा। और आप कह रहे हैं कि हम ललकार रहे हैं? ये ललकार रहे हैं आपको। कीजिए ना कार्रवाई पे। रोहित जी, जहां तक इस प्रकार के नकली फतवों का विषय है, अभी काजमी साहब ने भी कहा और निदा बहन ने भी अभी कहा था, इसका कोई लीगल सैंक्शन नहीं है, कोई भी लीगल सैंक्शन नहीं है। मुझे आज मैं एक टाइम्स ऑफ इंडिया लेके बैठा हूं, 8 नंबर का पन्ना, दोनों आज न्यूज देखिए। ऊपर निदा का न्यूज छपा है और नीचे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का न्यूज छपा हुआ है कि हम निकाह हलाला को बैन करना नहीं चाहते हैं। हम तो लड़ रहे हैं ना केस बैन करने के लिए। अब क्या सड़क पे लाठी लेके लड़ाई करें? बिल्कुल नहीं। हम कानूनी तरीके से लड़ाई करेंगे। और ऑल इंडिया मुस्लिम लॉ बोर्ड के तो यहां सदस्य बैठे हुए हैं, आप उनसे पूछिए कि निकाह हलाला जैसे जघन्य अपराध के खिलाफ वो क्यों कहते हैं बैन नहीं होना चाहिए। और यही वो ऑल इंडिया मुस्लिम लॉ बोर्ड है जिन्होंने कहा था औरतों की बुद्धि कम होती है।
उनकी सोचने की शक्ति कम होती है, इसलिए ट्रिपल तलाक पर भी बैन नहीं होना चाहिए। जैसे लड़ रहे आपने हैं ना, कहा हमने नकली oppose किया कि फतवे औरतों की देने बुद्धि वाले बिल्कुल नकली कम नहीं मौलाना होती है। पात्रा जी, जैसे आपने कहा नकली फतवे देने वाले ये नकली मौलाना, इनको पूछता कौन है? वैसे इन्होंने खुद मान लिया कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को पूछता कौन है। ये तो खुद ही कह रहे हैं कि हमारी कोई हैसियत नहीं है। ये आप कह रहे हैं अभी ना? बैठ के कहा इन्होंने। ये आप कह रहे हैं शुरुआत ना के कि 3 मुस्लिम सवालों में इनका पर्सनल लॉ जवाब बोर्ड यही को था पूछता कि है। ना हमारी कोई हैसियत है पर्सनल लॉ बोर्ड के नाते, ना उन मौलाना की कोई हैसियत है, ना उनके फतवे की कोई हैसियत है। ये आप कह फिर रहे हैं इनकी ना? परवाह भी क्यों करनी मोनिका ये अरोड़ा? आप कह रहे हैं ना? एक ये सेकंड आपकी मोनिका जबान अरोड़ा से जी, हो फिर सकता इनकी है। परवाह क्यों करनी कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्या कह रहा है? सर्टिफिकेट और की दूसरी जरूरत बात, नहीं है। ऐसे मौलानाओं पे कार्रवाई करने के लिए क्या फिर नया कानून लाना पड़ेगा, या भारतीय दंड संहिता में कुछ है रास्ता कि इनकी जुबान रोकी जाए? देखिए रोहित जी, निदा खान जी की मैंने बात सुनी, मैं उनको सैल्यूट करना चाहूंगी। कितनी बहादुर महिला है, मैं सैल्यूट करती हूँ इनको। इन्होंने कितनी बड़ी बात बोली। इन्होंने कहा कि मेरी फंडामेंटल राइट्स का क्या, और क्या देश में 2 कानून चलेंगे? आज हमारा देश डेमोक्रेसी है, हमारे देश में कानून चलता है संविधान के हिसाब से, रूल ऑफ लॉ के हिसाब से, जहां कोर्ट्स बनती हैं आर्टिकल 124 में। आर्टिकल 141 कहता है कि जो भी कोर्ट का निर्णय होगा पूरे हिंदुस्तान पे सब लोगों पर बाइंडिंग होगा, उनको उसको मानना होगा। यहाँ जजेस बैठते हैं कोर्ट्स के अंदर जिनके क्वालिफिकेशन होती है, एक कोडिफाइड सिस्टम है लॉ का, जिस किताब के अनुसार यहाँ पर जजमेंट सुनाई जाती हैं, समन सर्व किए जाते हैं, पुलिस है जो उन ऑर्डर्स को इंप्लीमेंट करती है। पर यहां आप देखिए, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कहता है हम शरिया कोर्ट्स बनाएंगे। ऐसे ही मुल्ला, ऐसे ही मौलवी, ऐसे ही फतवा जारी करने वाले लोग वहां आकर बैठेंगे। वो बैठेंगे वहां, उनकी क्वालिफिकेशन क्या होगी? उनकी क्वालिफिकेशन होगी कि उनको थोड़ा बहुत इस्लामिक लॉ मालूम है। पर ताहिरा बहन ने कहा ना कि किस इस्लामिक लॉ की बात कर रहे हैं आप? ये लोग कह रहे हैं कि ट्रिपल तलाक हलाला और 4 शादियां इस्लाम सम्मत है। ताहिरा बहन कहती है नहीं है। तो जितने भी मौलाना बैठेंगे उन शरिया कोर्ट्स में, उतने ही तरह की इंटरप्रिटेशन होगी और व्याख्या होगी। और उस महिला का क्या होगा? वो महिला तो अपने फंडामेंटल राइट टू इक्वालिटी, लिबर्टी और डिग्निटी को बोलती रह जाएगी, पर ये लोग कहेंगे कि नहीं, ट्रिपल तलाक भी सही है और हलाला भी सही है। मैं एक चीज और कहूंगी, सुप्रीम कोर्ट ने विश्वलोचन के केस में 2005 में क्लियरली कहा है फतवा इलीगल है, शरिया कोर्ट की कोई लीगल सैंक्टिटी नहीं है। उसके बाद भी आज ये स्टैब्लिश करना चाहते हैं। मुझे लगता है काउंटर ब्लास्ट है सुप्रीम कोर्ट का ट्रिपल तलाक पर जजमेंट का। मैं इससे पहले सुनील यादव के पास जाऊं जल्दी से, निदा खान, आपको डर नहीं लगता क्या? मौलाना जो बातें कह रहे हैं, घबराता नहीं आपका जी उससे? बिल्कुल, लड़ाई तो हमारी जारी रहेगी, क्योंकि ये लड़ाई 3 तलाक के साथ साथ एक हक की लड़ाई है कि हम जो पीड़िताएं हमारे साथ, वो कहाँ जाए। अगर आप जैसे लोग जो सिर्फ इंसाफ नहीं दे सकते, सिर्फ धर्म के नाम पे आप डरा सकते हैं, धमका सकते हैं, वही आपने काम करा। क्योंकि हम मौलाना को कहते हैं कि धर्म के ठेकेदार, आज उन्होंने साबित कर दिया कि वो एक धर्म के ठेकेदार ही है और उन्हें अपनी ठेकेदारी दिखाना भी शुरू कर दी। क्या पात्रा जी जो बात कह रहे हैं कि देखिए हम प्रधानमंत्री लगातार ललकार रहे हैं 3 तलाक पर, महिलाओं को हिम्मत दे रहे हैं, हिम्मत बनती है आपकी कुछ इन मौलाना को देखने के बाद? देखिए, कानून बनने की बात आएगी तो बिल्कुल हम उसे सपोर्ट करते हैं, बट कानून जैसी चीज थोड़ा टाइम लेती है, क्योंकि हम देखते आ रहे हैं कि ट्रिपल तलाक पे कितना अभी तक अपोज हो रहा है उसके कानून पे। तो उसी तरीके अभी जो हमारे हालात हैं, तो हालात जिस तरीके के, उसमें हम चाहते हैं कि जो पुलिस प्रशासन है उसे हमारा सपोर्ट करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए, और ऐसे लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए जिन्होंने ये घिनौनी और घटिया हरकत की है। चलिए, आप जाना चाहती हैं, उसके पहले आप संबित पात्रा से यानी कि सरकार से कुछ कहना चाहती हैं? फतवा जारी होने के बाद जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है, मैं उससे चाहती हूँ कि इस तरीके के जो फतवे हैं उन पे रोक लगे, क्योंकि ये आवाम को बरगलाने के खिलाफ है और ये आगे जाके हम जैसे लोग और जो पीड़िताएं हैं और जो लोग हक की लड़ाई लड़ रहे हैं उनकी आवाज़ दबाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। और इन जैसे फतवों पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जब हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया, तो ये लोग कौन होते हैं इसको जारी रखने वाले? ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया निदा खान हमारे साथ जुड़ने के लिए, बात करने के लिए। सुनील यादव, आप इस महिला की बात सुनने के बाद जी ये मानते हैं कि आप लोग गलत तरफ खड़े? नहीं रोहित जी, कहां गलत तरफ खड़े हैं? हम तो महिलाओं के पक्ष में खड़े हैं। समाजवादी पार्टी कभी भी महिलाओं के खिलाफ नहीं। और मैं तो दूसरी बात कह रहा हूं,
मैं कह रहा हूं कि अपने देश में कई धर्म हैं, लेकिन कोई भी धर्म महिला के खिलाफ जाने की हमको शिक्षा नहीं देता। किसी भी धर्म में हम लोगों ने नहीं पढ़ा है कि कोई धर्म किसी महिला के खिलाफ हो, कोई संस्था किसी महिला के खिलाफ हो, तो ये या कोई मौलाना साहब ने जो पार्टी फतवा किसी जारी महिला किया के खिलाफ हो, वो किसके खिलाफ है फिर? सुनील जी, आप 4 शादियों को सपोर्ट करते मैं हैं? ये कह रहा हूं रोहित जी, आपने एक अच्छी बात अभी कही थी संबित जी से। आपने कहा कि अगर प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के लोग ललकार रहे हैं, अरे किसको ललकार रहे हैं? ललकार तो ये लोग रहे हैं लोकतंत्र को, ललकार ये लोग रहे हैं संविधान को। ये देश संविधान से चलेगा और संविधान से देश चले, ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसकी बनती है? जो लोग सरकार में हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है। और इस देश में रोहित जी कई परिवर्तन आए। हम लोगों को याद है 1829 में राजा राव बख्श सिंह जिन्होंने लड़ाई लड़ी, महिलाओं को आधी आबादी की शक्ति देने की जिन्होंने बात कही, जो विधवा जो सती प्रथा के खिलाफ उन्होंने एक बड़ी लड़ाई लड़ी। इसी तरीके से राजा राममोहन राय दोबारा शादी करने का भी एक आंदोलन चला। राजा तो मैं राममोहन ये राय कह रहा हूं नाम कि था। आज जब हम लोकतंत्र में हैं, हम जब लोकतंत्र में हैं, देश संविधान से चल रहा है, और ये बात प्रधानमंत्री जी भी अगर कहते हैं कि देश संविधान से चल रहा है, तो आखिर इस संविधान में संविधान के खिलाफ बोलने वालों के खिलाफ कार्रवाई सरकार कब करेगी? तो हम लोग तो चाहते हैं, हम तो शरिया चाहते अदालत हैं के कि पक्ष में हैं आप? बराबर की आबादी। आप शरई अदालत जी? के पक्ष में हैं? हम संविधान के पक्ष में हैं, भारतीय संविधान के। मैं पूछ रहा हूं शरई और अदालत के भारतीय पक्ष में हैं? संविधान के पक्ष में रहते रहते आप मानते हैं हमको शरई न्यायालय अदालतें पर होनी चाहिए? भरोसा है? नहीं, मैं नहीं मानता। मैं तो मानता हूं जो अदालतें हैं और जो अदालतें पूरे देश को संविधान के तहत जो बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने संविधान बनाया है, उस संविधान से जब पूरा देश चल रहा है, अगर कोई भी कानून लागू होता है, कोई भी फैसला आता है सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का, वो सब पर बराबर लागू होता है। वो नहीं देखता कि हिंदू, मुसलमान, महिला, लड़का, बच्चा, बूढ़ा, नौजवान, वो तो सब पर लागू होता ठीक है। ये देश की यही खूबसूरती है ठीक, कि संबित देश पात्रा। संविधान से चले और संविधान सवाल को मुझसे बचाने के है, लिए मुझे भी जवाब का सबको मौका एक दीजिए। प्लेटफॉर्म ठीक, पर आना चाहिए। चलिए मैं संबित पात्रा के पास जा रहा था, लेकिन मौलाना साहब ने कहा पहले हमको मौका दीजिए, सब सवाल तो हम ही से हो रहे हैं, जवाब दीजिए। यानी कि आप मान रहे हैं कि सब सवाल आप ही से हो रहे हैं, हाँ, जबकि बिल्कुल, आते ही आपने कहा था कि मैं उन मौलाना साहब के साथ मैं में इसलिए नहीं। थोड़ा सा इसको जवाब देना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर नेशनल चैनलों पर लोग बैठ करके खुल करके झूठ भी बोलते हैं और पूरी तरीके से देश को गुमराह भी किसने करते झूठ हैं। बोला? नाम बताइए 5 इसमें लोग। संबित पात्रा भी झूठ बोले और वो जो मैडम क्या झूठ बोला उन्होंने? वकील बैठी हुई है वो भी झूठ बोली। उन्होंने कहा कि फतवा को इलीगल करार दिया है। 7 जुलाई 2014 का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसमें फतवा को लीगल, ये तो कहा कि ये लीगल सेक्शन नहीं है, लेकिन इलीगल नहीं कहा है। उसने कहा कि ये एक रिलीजियस ओपिनियन है, वैध नहीं है, लेकिन इसको अवैध नहीं कहा। हाँ, अवैध नहीं कहा जा सकता, बिल्कुल ये वैध नहीं है, लेकिन इसको अवैध नहीं कहा। अगर इलीगल कह देते तो सारे अच्छा, दारुल जो वैध कज़ा नहीं जो है, चल उसको क्या रहे कहते हैं? शरीफ पंचायत या जो भी दारुल जो कज़ा वैध चल नहीं है, रहे उसको क्या कहते हैं? नहीं सुनिए, 1922 से इस देश के अंदर जो शरीफ पंचायत के नाम पर दारुल कज़ा चलने सब पर ताला क्यों नहीं लटका दिया अब तक सुप्रीम कोर्ट ने? अगर ये था तो 2005 में सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन दाखिल हुआ था, 2014 में 7 जुलाई 2014 में ये फैसला आया है और उसमें बाज़ाब्ता जस्टिफाई किया है सारे शरीय अदालत को, दारुल कज़ा को, दारुल इफ्ता को, जहां से फतवा जारी होते हैं या ये समझौते होते हैं। आप जाइए जगह जगह दूसरे और ऐसे फतवे जारी कीजिए और फिर आप जैसे मौलाना आके टीवी पे बैठ के कहेंगे इन फतवों की हैसियत क्या है? इसका मतलब है कि आप सुप्रीम कोर्ट का मजाक उड़ा रहे हैं। नहीं, मैं पूछ रहा हूं ना आप आपसे। सुप्रीम कोर्ट का फिर मैं मजाक आपसे उड़ा रहे हैं। पूछ रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट का मजाक मत उड़ाइए। आपने किसका मजाक दूसरी उड़ाया बात- फिर जब आपने शुरू में कहा कि इन मौलाना की कोई हैसियत नहीं, दूसरी जिन्होंने फतवा बात- दिया? नहीं, ये मैंने नहीं कहा कि इसकी क्या हैसियत है। आपने मैंने कहा कि मुस्लिम फतवा पर्सनल देना- बोर्ड की कोई हैसियत है क्या? ये भी हमें पूछता कौन है? आप आपने कहा इन मौलानों को पूछता कौन है जो फतवा दे रहे हैं? मैंने ये अल्फाज नहीं आपने इस्तेमाल यही कहा। किया। आप अपनी तरफ से जो चाहे अच्छा, बोला। अब मैंने कहा अल्फाज कि नहीं फतवा थे, देने फिर का- आप कहेंगे मेरा ये मतलब फतवा नहीं था। देने का जो तरीका उन्होंने पहले इख्तियार आपके किया अल्फाज है- नहीं थे, फिर आपका वो मतलब नहीं मैंने ये रहेगा। कहा कि फतवा देने का जो तरीका उन्होंने इख्तियार किया वो गलत तरीका, कैसे फतवा इस देते? तरह लिख के से देते? नहीं दिया जाता है। कैसे लिख देते? करके प्रेस भी नहीं दिया कॉन्फ्रेंस जाता में लिख के है। देते? जो आदमी अपनी जिंदगी के बारे में क्वेश्चन करेगा तभी जवाब उसको दिया जाता है, किसी दूसरे पर फतवा नहीं दागा जाता। दूसरी बात, संबित पात्रा की बात का मैं जवाब दे रहा हूं। संबित पात्रा साहब जो डायरेक्टली अटैक कर रहे हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर कि उन्होंने कोर्ट में ये कहा, उन्होंने ये कहा। उनसे बड़ा अटैक तो आपने कर दिया। अरे हम आपने कहा कि हमारी कोई हैसियत नहीं है। ये तो खैर आप 10 बार आप बोलकर जब आपकी कोई हैसियत नहीं है तो फिर वो तो संबित पात्रा और मोनिका अरोड़ा क्या अटैक करेंगे? खुद सोचें कि वो जिस विचारधारा को मानते हैं, मोहन भागवत जी की क्या राय है औरतों के बारे में, जिन्होंने खुल करके पब्लिक मंच में कहा था कि औरतों की हैसियत रोटी पकाने वाले की है, घर में रोटी नहीं पकाती है तो मार के बाहर कर दो। ये मोहन भागवत जी के बयान है और यूट्यूब पर सुन लीजिए। दूसरी बात, यही संबात ये सरकार के वकील अटॉर्नी जनरल सुप्रीम कोर्ट में क्या कहते हैं? मौलानाओं के बयान तो टीवी पर सुनवाने लायक भी नहीं कि वो औरतों के बारे में क्या कहते हैं, मोहन भागवत कि औरत किस लिए बनाई गई है। मोहन भागवत जी के
बयान भी जरा दिखा क्या ये दीजिए, सुनाने सुना लायक दीजिए। है बयान? मोहन भागवत जी के बयान सुनवा सुनाने लायक सकते हैं है टीवी पर कि मौलाना क्या क्या बताते हैं, औरतें किस लिए बनाई गई मोहन हैं? भागवत जी के बयान सुनने लायक है तो सुना दीजिए मोहन टीवी पर। भागवत के बयान तो आपने टीवी पर पूरा चलते हैं, उन पे बयान चर्चा हो सुना जाती है। हाँ, तो चलता मौलाना के होता है। बयान तो सुना भी नहीं जा सकते। मौलाना के बयान पर भी तो आप चर्चा कर खैर रहे हैं। संबित पात्रा एक जवाब मौलाना देंगे, के बयान संबित पर भी पात्रा चर्चा जवाब कर रहे हैं। दें, उसके बाद फरत नकवी आ गई हैं, उनके पास भी चलते हैं। संबित पात्रा जवाब दीजिए उनको जो कह रहे हैं वो। देखिए, बहुत अभी विषय से भटकाने का प्रयास होगा। विषय से भटकना नहीं है, विषय पर ही रहना है, जब गंभीर अपने पर विषय जाएगा है। तो विषय से भटक पहली जाएगा। बात है वो नहीं अभी बोले थे अभी आप जब बोले। सर मैं आपके बीच में बिल्कुल नहीं बोला, ध्यान से सुन रहा था। अब आप सुन लीजिए। एक बड़ी बात, अब यहाँ कंट्रोवर्सी आपके और काजमी साहब के बीच में हो रहा था वैध और अवैध को लेकर। एक बड़ा न्यारा विषय है ये। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, ये कहता है कि ट्रिपल तलाक इज नॉट इस्लामिक। ट्रिपल तलाक अच्छा भी नहीं है मगर बैन मत करो। निकाह हलाला अच्छा भी नहीं है मगर बैन मत करो। अच्छा नहीं है इसलिए जबरन कहना पड़ता है, क्योंकि आप बताइए कोई भी व्यक्ति इस सभ्य समाज में, मॉडर्न इंडिया में कह सकता है क्या कि हलाला अच्छा है? जीभ से निकलेगा नहीं। मतलब ये इनका मन, इनका हृदय और इनका तन जानता है कि हलाला कितना बुरा है, मगर फिर भी ये बैन नहीं होना चाहिए, बिकॉज एक मेल सुप्रीमेसी अलाउ करता है हलाला, एक मेल सुप्रीमेसी अलाउ करता है ट्रिपल तलाक, इसलिए किसी भी कीमत पे वो बैन नहीं हटना चाहिए, मगर अच्छा नहीं है। दूसरी बड़ी बात मैं यहां कहना चाहता हूं, देखिए ये बिल्कुल मैंने सच कहा कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में अपने एफिडेविट में मुस्लिम महिलाओं के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया था, मैं एग्जैक्ट शब्द बोलता हूं, वो है कम अकल। वो कम अक्ल होती हैं। कम अक्ल को आप कैसे भी ट्रांसलेट कर लीजिए, अकल कम होने वाला, अनइंटेलिजेंट, और वो बाकी आपका विषय है। कम अक्ल कहा था, तो जो बॉडी खुद ही मुसलमान महिलाओं को कम अक्ल मानता है, तो वो क्या यहां पर आके डिबेट कर रहा है। तीसरी बड़ी बात है, देखिए यहां तक निदा का सवाल है। मोहन भागवत जी ने क्या कहा? हमने कम अकल नहीं कहा था, डिसीजन मेकिंग आप भटकाने की आप कोशिश करिए भटकाने की, भटकने वाला नहीं हूं, मुझे कम जब हमारी बताता है मौलाना साहब, देखिए घर में गंदगी हो गई है तो आप क्या कहते हैं? मेरे पड़ोसी के घर जाके देखो, ये तो और भी गंदा रहता है। हम अगर हम बताइए, हम आपके घर कोई आके कहे कि मौलाना साहब बड़ी धूल जमी है, तो आप उससे क्या कहते हैं? पड़ोस में जाके देखो, उसके घर तो मिट्टी के ढेर लगे। अगर हम भी अगर किसी को आईना दिखाने की कोशिश, नहीं, धूल अगर जमी है तो धूल को साफ करेंगे, धूल को साफ कीजिए ना। लेकिन ये है कि अगर हम बताने लगते हैं कि अपने घर पे देखो कितनी धूल जमी है, यहाँ पर पलट करके हम कह दें कि आज भी जो है नियोग की व्यवस्था है, आज भी देवदासियों की व्यवस्था है, आज भी वृंदावन की व्यवस्था है, कर रहे हैं आप, तब से पटक करके भागेंगे। यही तो आप कर रहे हैं पहले दिन से। हिंदू अगर समाज आपने को ताहिरा बहन की बात सुन ली होती, पूरे जो ताहिरा जी ने पहले मिनट में कहा, तो ये बहस यहाँ तक जाती आप नहीं। तो पूरे समाज को गाली दे तो कोई बात नहीं, कह रहा हूं, लेकिन हम अगर हम ताहिरा जी की बात समझ ली होती तो यहाँ तक जाती नहीं। ऐसी कोई बात ही नहीं है। आप तो जबरदस्ती थोप करके आप बात करेंगे। देखिए झगड़ने का इशू नहीं है, बात को बैठ के आसानी से समझ के और समझाने का इशू है। फरत नकवी, लोग ये आज पूछ रहे हैं कि भाई अगर इस देश में किसी केंद्रीय मंत्री के परिवार के खिलाफ इस तरीके के फतवे आ जा रहे हैं, तो आम मुसलमान औरत की तो क्या हालत होगी? जिस टाइम इन लोगों ने तो कहीं ना कहीं महिलाओं का वजूद को ख़त्म करने की प्लानिंग कर ली है। फ्राइडे को जब नमाज हुई है, नमाज के बाद जो इमाम जुमा थे खुर्शीद आलम जी, उन्होंने इस चीज़ को एलानिया बोला कि फरहत नकवी और निदा खान को इस्लाम से खारिज कर दिया जाएगा, नहीं तो ये माफ़ी मांग लें। इस चीज़ पे जब हमने फ़ाइट की इस चीज़ की, तो तुरंत इस बात पे ये बोला गया पीसी करवा के कि फरहत नकवी तो मुसलमान ही नहीं है, वो काफिर है क्योंकि वो एक शिया है। यहाँ पे इन्होंने मुसलमानों को फ़िरक़ों में बांट दिया। फरहत नकवी शिया है, वो मुसलमान नहीं है और वो काफिर है। वो अपने मुसलमान होने का सबूत दे, क्योंकि वो ऑटोमेटिक इस्लाम से खारिज है। तो मेरा सवाल ये है कि आप मुझे कौन होते हैं कि मुझसे पूछने वाले कि मैं अपने मुसलमान होने का सबूत दूं? आप धर्म के ठेकेदार जो बैठे हैं, पहले अपना सबूत दीजिए कि आपका प्रमाण आपका कहाँ है। इसमें से 70% मौलाना ऐसे हैं जो सिर्फ दाढ़ी रख के बैठे हैं, उनका कोई प्रमाण नहीं है। इन्होंने निदा को खारिज कर दिया। इन लोग के खारिज करने का, फतवे देने का काम क्या है, ये मैं आपको बताती हूँ। इन लोगों को जो बुरा लगता है उलमाओं को, उस पे ये फतवे देते हैं। बुरा क्या है इस्लाम में, इस पे फतवे नहीं देते हैं। बुरा क्या इनको लग रहा है, इस पे ये लोग फतवे देते हैं। धीरे धीरे महिलाओं को जिस तरह से कुचल के दबा के रखा गया है, इसी तरह से इनका आज भी यही एम है कि महिला को कुचल के दबा के रख दो। आज महिलाएं जो हक की अपने आवाज़ उठा रही हैं, एक एक करके उसको खारिज कर दो इस्लाम से। मैं पूछना चाहूँगी, क्या
ऐसी न जाने कितनी महिलाएं हैं जिन्होंने इस दर्द को सहा है, जिन्होंने दर्द को सहा है, वो चिल्ला रही हैं। अगर वो अपने हक की आवाज उठाती हैं, कुरान में लिखा है जुल्म करना गुनाह है तो जुल्म सहना भी गुनाह है। कुरान में लिखा है, मैं कुरान से हवाला दे रही हूँ, कुरान में लिखा है कि अगर औरत को मर्द के बराबर के हुकूक दिए हैं। सूरह निसा में है कि अगर आपकी बीवी नापसंदीदा है तब भी आप उसके साथ सब्र करके सुलह की इस्लाह की कोशिश करें। हो सकता है कि उसके अमल से आपको एक नेक औलाद पैदा हो। यहाँ पे कुरान इतनी चीजें लिख रहा है, हुजूर हमारे इतनी चीजें कर रहे हैं। अब ये हवाला शरीयत और इस्लाम को कटहरे में लाके जो खड़ा कर रहे हैं, शरीयत और इस्लाम के खिलाफ ये मौलाना है, जिनको मैं कहती हूँ इनको खारिज कर देना चाहिए। ये इस्लाम की गलत तस्वीर दिखा रहे हैं। इन्होंने महिलाओं का वजूद खत्म करने की जब आपके प्लानिंग बारे कर में दी पढ़ते है। और सुनते हैं तो उनको लगता है कि आप तो कम से कम पॉलिटिकली एक्टिव और स्ट्रांग, उन मौलाना पर कम से कम कानूनी कार्रवाई तो होती दिखे लोगों को, तो उनके मन में कुछ भरोसा जगे। यह सरकार साथ नहीं देती आपका भी? नहीं, अब कानूनी कार्रवाई होगी। नहीं, सरकार हमारा पूरा साथ देती है और हम इसमें कानूनी कार्रवाई जल्द से जल्द करेंगे। हमारे साथ जितनी भी समस्त उत्तर प्रदेश की हजारों महिलाएं हमारे साथ जुड़ी हैं और वो सब इस चीज के लिए आगे आ चुकी हैं और वो इन लोगों के लिए कानूनी कार्रवाई करेंगी। इस तरह से ये क्या महिलाओं का वजूद खत्म करेंगे इस्लाम से? या ये कौन होते हैं पूछने वाले कि इस्लाम में आप हैं या नहीं है, मुसलमान आप हैं या नहीं? ये कौन सरकार होते किस हैं तरह से हमसे? साथ दे रही है, क्या साथ दे रही है? पहले ये जरा बता देश दीजिए, को बता दीजिए। आप फरत नकवी को मुसलमान मानते हैं कि आप भी उन्हीं मौलाना की तरह इसी विचारधारा के कि ये मुसलमान नहीं क्योंकि सरकार भाई, ने जो भी मुसलमान है मुसलमान है, हम क्यों नहीं मानते मानेंगे? हैं ना? क्यों नहीं मानेंगे? चलिए, फिर ठीक है, फिर आप वो सवाल जब अपने पूछिए। बारे में पूछेगी हमसे तब फिर हम आप उसको सवाल राय पूछिए, देंगे। कोई दिक्कत नहीं मुझे लगा अगर हम आप तो भी ये इसी विचारधारा ये के जानना चाह रहे हैं कि भाई अगर क्योंकि वो ये शिया है इसलिए मुसलमान नहीं अगर वो मानेंगे, गलत तो फिर चीजें सवाल भी पूछने का तात्पर्य नहीं रह जाता। अगर अब फरहत पूछिए सवाल नकवी उनसे। साहब, मैं तो सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि अगर कुछ गलत चीजें हैं उनके खिलाफ मुहिम चलानी चाहिए। अगर कुछ समाज में बुराइयां फैली हुई हैं, चाहे वो किसी भी धर्म में हो, हमारे धर्म में, हमारे समाज में हो, कहीं भी हो, अगर वो देखिए धर्म के अंदर बुराई नहीं होती है, समाज के जरिए से बुराइयां फैलती हैं। तो अगर वो समाजी बुराई अगर कुछ है तो उसकी इस्लाह होनी चाहिए। उसके लिए आप खूब कोशिश कीजिए। उसमें अगर आपको कहां तक सरकार साथ दे रही है ये जरा सा आप देश ये को बता बताइए, दीजिए, दुनिया को बता कुरान दीजिए। में हम कहीं तो भी ये देख रहे हैं एक साथ तीन तलाक का जिक्र है। हम फरहत नकवी साहब, आप मैं तो ये देख रहा हूं कि कर्नाटक इलेक्शन हो रहा है, 3 दिन पहले कैबिनेट में कहा जाता है कि हम ऑर्डिनेंस ला रहे हैं, सारे चैनलों पे डिबेट करा दिया जाता है और उसके बाद जो है ऑर्डिनेंस नहीं आता है। सिर्फ ये क्यों? वहां पर पोलराइजेशन के लिए। इसी तरीके से इलेक्शन से पहले लोकसभा में पास करा लिया जाता है बिल, राज्यसभा में अपने ही एनडीए के लीडरों के जरिए से उसको रोकवा दिया जाता है कि अगले फिर किसी इलेक्शन के मौके से हम ये ट्रिपल आप तलाक गलत पर जगह सियासत पूछ रहे हैं। ये करें। सवाल आपको पूछना मुद्दे चाहिए को संबित भटकाने पात्रा से। की वो भी कोशिश चूंकि मत वो भी कीजिए। चूंकि बताएं नकवी साहब की बहन कि है भाई ना, वो भी मॉनसून पॉलिटिक्स सत्र में है। आ रहा है भटकाने तो की वो कोशिश कानून मत कैसे कीजिए। पास होगा और होगा भी कि नहीं होगा, लेकिन उससे पहले वही संबित चीज- पात्रा पात्रा भी तो सुन एक रहे हैं सेकंड, ना। संबित पात्रा मैं आपके पास हूं, उसके पहले एक कमेंट में ताहिरा हसन से लेना चाहता हूं, छोटा सा, अगर आप थोड़ा सा रुक जाए तो। ताहिरा जी, जो बातें फरहत नकवी कह रही कि इन मौलाना पर कार्रवाई होगी, मुझे याद पड़ रहा है 3 साल से तो कम से कम ट्रिपल तलाक पे बहस कर रहे हैं। उसके बाद एक कानून का ड्राफ्ट बना और वो संसद में आया, वो भी अदालत ने कहा कोई तब। कार्रवाई नहीं हो रही इस दरमियान है, बिल्कुल। कितने मौलानाओं पे कार्रवाई मेरा देखी मानना हमने? है कि ये नहीं, बिल्कुल नहीं हुई है कार्रवाई। मैं बिल्कुल मानती हूँ और कार्रवाई होना चाहिए। संबित पात्रा जी बैठे, मैं उनसे कहना चाह रही हूँ कि संबित जी, इसको जो मौलाना यहाँ पे काजमी साहब भी कह रहे हैं कि उन्हें कोई ऑथराइज नहीं है, अगर वो ऑथराइज भी नहीं है, वो एंटी इस्लामिक बात कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात कि इस्लाम को डिफेम कर रहे हैं। कम्युनिटी को भी खड़े होना चाहिए, कम्युनिटी को भी बोलना चाहिए कि ये हमारे नुमाइंदे नहीं है भाई, ये ऑल फॉल बक रहे हैं, ये इस्लाम का हिस्सा नहीं है और इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए कि जिससे कि और लोग डरे और रोज रोज ये फतवे, बेतुके फतवे, बयानबाजियां ना करें। एक्शन तो बहुत जरूरी है, क्योंकि बताइए कितना ये बिल्कुल मैं कह रही हूँ अन इस्लामिक बात है। इतना बार बार कह रही हूँ कि इंसानियत में मंगनी ये मजहब है। ये कहना कि बीमार हो तो इयादत को न जाइए, मर जाए तो नमाज जनाजा न पढ़ाइए और कब्रिस्तान में जगह, किस तरह के लोग हैं? मैं तो कहूँ कि मौला नहीं, शैतान है सब। क्या शैतानी हरकतों की बात कर रहे हैं? संबित पात्रा, सारा एक्शन टीवी डिबेट्स में होगा क्या, या संसद में भी कुछ दिखेगा? देखिए रोहित जी, स्वाभाविक है, आप लोगों का प्रश्न पूछना जायज है।
कि सारा काम क्या संसद के बाहर ही होगा, टीवी डिबेट में, और संसद में क्या होगा? रोहित जी खुद आप बताइए, 3 सालों से ही आपने अभी कहा कि ट्रिपल तलाक के ऊपर डिबेट्स हो रहा है, उससे पहले किसी की हिम्मत थी? इससे पहले जो सरकार थी कि ट्रिपल तलाक के विषय में डिबेट भी करा ले, कानून बना ले, लोकसभा में पारित हुआ है ना, सुप्रीम कोर्ट में। मैंने तो बताया ना आपको। अरे कि आप कर्नाटक के इलेक्शन से ठीक 3 दिन पहले ये क्यों चिल्ला रहे कैबिनेट में जो चर्चा करते हैं कि ऑर्डिनेंस ला रहे हैं, सारे चैनलों को ऑर्डर करते हैं कि इस पर डिबेट करो, और उसके बाद जो ऑर्डिनेंस कहाँ चला जाता है? रोहित जी जरा चेकिंग करिए तो ये मौलाना असली है कि नहीं हो जाता है। ये जरा चेकिंग करिए तो पास करा लेते हैं दुनिया को दिखाने के लिए और गाइड करने के लिए कौम को, और उसके बाद फिर जो है राज्यसभा में अपने ही एनडीए लीडरों के जरिए से उसे रोकवा देते हैं। क्यों देश को गुमराह? रोहित जी बड़ा आश्चर्य का विषय है, ये मौलाना किसी को बोलने नहीं देते, नॉन स्टॉप बोलते हैं। उनको सुन लीजिए अब एक बार। नहीं, ये जो 3 तलाक के नाम पर या महिलाओं के फेवर में आपके साथ दिक्कत क्या है ना, आप महिला कहते पार्टी हैं बना करके मैं मौलाना साहब की तरफ नहीं हूं, मैं कानून की तरफ हूं, लेकिन कोई नहीं बोले क्या? मैं तो अपने कानून की तरफ हूं, इशारा करते हैं मौलाना साहब की तरफ और हो जाते हैं असल में कानून। दूसरों को सुन लीजिए, इस देश के अंदर जो भी देश का शहरी होगा कौन कानून से बाहर होगा? ठीक है, संबित पात्रा को जवाब तो सुन लीजिए एक बार, फिर सुनील यादव के पास भी जाना मुझे। मैंने जो सवाल मोनिका अरोड़ा से भी सवाल बोलिए मौलाना साहब, आपने पूछा ना कि राज्यसभा में आप कहीं रुक जाइए, आप तो ऐसे बोल रहे हैं सुनने को तैयार नहीं। उसके बाद संबित पात्रा बताइए उनको राज्यसभा में कब पास होगा भाई? मूर्ति है, पॉलिटिक्स करना छोड़ दें। ठीक है, बताइए संबित पात्रा। मूर्ति बने हुए हैं, मौलाना बन जाए। नहीं आप बैठिए मौलाना बन जाए। आदमी साहब आप यहाँ ज्यादा बोल रहे हैं, तलाक ही रह गया पॉलिटिक्स भाई करने के लिए। पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स करने वाले पॉलिटिक्स कर रहे हैं। आप लोग ठेकेदारी चला रहे हैं, किस तरह वो औरतें फरहत नकवी और ताहिरा हसन जैसी, नहीं ये विक्टिम महिलाएं, उनको किस तरह वो औरतें, ये विक्टिम महिलाएं ठेकेदारी चला रहे हैं, सियासत करने के लिए सूझ रही है। यानी ये सारी विक्टिम और महिलाओं उनको फिर आप कहते हैं कि इस्लाम से बाहर कर दो, मर जाए तो उसको 2 गज जमीन ना दो। इन महिलाओं को भी सोचना चाहिए कि हम पर सियासत हो रही है। जब आप कह रहे हैं कि वो सियासत नहीं करेंगे तो मौलाना बन जाएंगे, उसके बाद तो फिर इन महिलाओं को भी सोचना चाहिए। जब आप उनको सड़क पे ले जाते हैं, दस्तखत करके तख्ती पकड़ा के हाथ में ढोर की तरह ढकेलते हुए, तब आप सियासत नहीं कर रहे होते। खुद उनको अपने गैरत होती है, वो आती है सड़कों पर। रोहित जी हम जवाब दे दें। ठीक, संबित पात्रा जवाब दीजिए जल्दी से, राज्यसभा में पास हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? फिर मैं मोनिका जी से भी पूछूं कि ऐसे मौलानाओं का इलाज क्या है? नहीं ऑर्डिनेंस ला रहे थे, क्यों रोकवा दिया? उसका पहले जवाब दे देना। आप वो कर्नाटक इलेक्शन से 3 दिन पहले कैबिनेट में चर्चा कर रहे हैं कि ऑर्डिनेंस ला रहे हैं ताकि कर्नाटक इलेक्शन को पोलराइज करें, और उसके बाद जब इलेक्शन हो गया तो सब खाने में डाल दिया। आपका सवाल खत्म हो गया या अभी 1000 शब्दों का सवाल है? नहीं, आप हमारे सवाल को तो घुमा सवाल खत्म हो गया कि नहीं? हमारे सवाल को उनके फेवर में पॉजिटिव आपको यही जानना है ना कि राज्यसभा में कानून पास होगा कि नहीं होगा? नहीं, देश को गुमराह न करें। वो ऑर्डिनेंस ला आप रहे उनको थे, सलाह दे रहे हैं कि सवाल पूछ रहे हैं? ऑर्डिनेंस ला रहे थे, उस पर क्यों रुक आप गए? सलाह दे रहे हैं कि सवाल पूछ सवाल रहे यह हैं? है कि ऑर्डिनेंस ला रहे थे, उस पर क्यों रुक गए? क्यों सारे चैनलों पर जवाब दीजिए उनको, क्यों डिबेट कराया उन्होंने सारे चैनलों पे? संबित पात्रा जवाब दीजिए उनको, ऑर्डिनेंस ला रही है। जवाब दीजिए संबित पात्रा उनको। अरे ये शांत होंगे तभी तो जवाब दूंगा। रोहित जी इस मौलाना जी को कह दीजिए कि निकाह हलाला और ट्रिपल तलाक ये बैन होके ही रहेगा, चाहे ये मौलाना कितनी भी यहाँ लड़ाई कर ले, वो बैन होके ही रहेगा और कानून बन के ही रहेगा। चाहे ऑल इंडिया मुस्लिम पीस लॉ बोर्ड, आप भी उसी पे चले गए। मेरे कपड़े गंदे हैं लेकिन देखो वो सामने वाला उसकी गंदी है। क्या हम पूरे देश मैं तो गंदे में खुश हूँ, तुम सामने वाले की दुर्भाग्य किस प्रकार बात करें? ठीक है, नहीं सारी ठेकेदारी आपने ले ली ना हिंदू महिलाओं की। अरे घर तो संभाल लीजिए पहले, उसके बाद दूसरे को बताइए। तो आप भी तो अपने घर शीशे के होते हैं ना, आप भी जो वो पहले बत्ती बुझाता है उसके बाद दूसरे को बताने जाता है। घर को पहले मोनिका अरोड़ा मुस्लिम महिला को पॉलिटिक्स कर रहे हैं, क्या इससे एक बात पूरी तरह से रोहित साफ जी, मैं नहीं हो 20 जाती सेकंड में कि जो लोग कंप्लीट कर लूं शुरुआत जरा। करते हैं इस बात से कि नहीं नहीं हम तो महिलाओं के साथ हैं, असल में वो कितने साथ हैं वो खुद एक्सपोज होके जाते हैं। पहले अपने घर को भी संभाल लीजिए संबित पात्रा जी। मोनिका जी बोलने या ये महिलाओं सच्चाई है रहना रोहित चाहिए जी। चुपचाप और यहाँ जैसे पे। आपने महिलाओं को तो पहले बोलने कहा दीजिए, था करिए। कि आपने जैसे पहले कहा था कि इन मौलानाओं के ऊपर क्या एक्शन हो सकता है, मुझे लगता है इंडियन पीनल कोड में धाराएं मौजूद हैं। इंडियन पीनल कोड क्लियरली कहती है कि अगर कोई इंस्टिगेट करता है किसी को क्राइम करने के लिए किसी के खिलाफ, कोई इंटिमिडेट करता है, डराता है किसी को, कोई डिफेम करता है, उसकी मान की हानि करता है, तो ये कॉग्निजेबल ऑफेंसेस है। इसमें से कुछ नॉन बेलेबल ऑफेंसेस हैं। मुझे लगता है निदा खान को और नकवी जी को इनको जाना चाहिए, पुलिस में कंप्लेंट लॉन्च करनी चाहिए। कई बार पुलिस इन पर एक्शन नहीं लेती है ऐसे लोगों के ऊपर। तो उसमें मैं देख रही हूं कि 70 साल से ट्रिपल तलाक भी था, हलाला भी था, पॉलीगैमी भी थी। तो आप देखिए इस बार पहली बार सरकार का एफिडेविट गया था ट्रिपल तलाक में महिलाओं के फेवर में। देश की तमाम प्रथाओं को जोड़िए ना, जो भी कुरीति है सबको जोड़िए ना। क्या कहा था एफिडेविट सिर्फ में? तेलंगाना का सर्वे है कि 80,000 देवदासी उस एफिडेविट में कहा गया इट्स नॉट अ मैन वर्सेस मुस्लिम इशू, इट्स नॉट अ हिंदू वर्सेस मुस्लिम इशू। ये मेजॉरिटी माइनॉरिटी की बात ही नहीं है।
ये पावरफुल मुस्लिम मेन ये है क्यों? एकतरफा वर्सेस क्यों? पावरलेस एक मुस्लिम समुदाय को क्यों विमेन गालियां दे है। रही हैं आप? ये रूल ऑफ लॉ का इशू एक है, समुदाय को ये क्यों टारगेट औरतों कर की रही हैं? फंडामेंटल बताइए। राइट का इशू है, एक बात बताइए। ये रिलीजियस इशू नहीं एक है। बात बताइए तो ना। वहाँ पे जो ऑल शनि इंडिया शिंगणापुर मुस्लिम मंदिर में पर्सनल महिलाओं लॉ के एंट्री बोर्ड पर बहस हुई, है, आपको उसने जो बुलाया गया क्या? एफिडेविट दिया उसमें बुलाया गया कहा था? ट्रिपल पूछा गया तलाक था आपसे? समाप्त नहीं करेंगे पूछा तो गया ना? आदमी हमारा औरतों को देवदासियों जला पर भी देंगे। आपसे नहीं पूछा जाएगा, आपसे 3 तलाक और हलाला पे पूछा जाएगा जिसकी आप पैरवी करते तो हैं तीन और तलाक- जिसकी ठेकेदारी तो चलाते 3 हैं। तलाक और हलाला पर फिर उनसे उस क्यों पर जब पूछा बहस हो रही है जाता तो आपसे नहीं, पूछा जा तलाक और रहा हलाला है, और पर जब उनसे आपसे क्यों पूछा पूछा जा रहा है उनसे तब क्यों आप पूछा उसका जाता जवाब ना देकर नहीं, देवदासियों की आड़ में तलाक- छुप जा रहे हैं। तलाक और हलाला पर फिर उनसे क्यों आप पूछा जाता? देवदासियों के हम तो पल्लू में पहले छुपकर रिजेक्ट सोचते हैं कर कि चुके 3 तलाक की हम तो आप पहले डिफेंस रिजेक्ट करते कर रहेंगे चुके हैं। तो ये हो नहीं नहीं, पाएगा फिर मौलाना बीजेपी साहब। से क्यों पूछा जाता है? जब अगर मंदिर पर हमसे नहीं पूछा जाएगा तो मस्जिद के मामले में उनसे क्यों पूछा जाएगा? वो ये वकील भी हैं, देखिए ना। बतौर वकील बैठी वकील हैं तो है। दूसरे ताहिरा position हसन क्यों मुस्लिम है? महिलाओं की नुमाइंदगी करती हैं, फरत अरे- नकवी मुस्लिम महिलाओं की नुमाइंदगी करते हैं, संबित पात्रा और सुनील यादव राजनीतिक पार्टियों की तरफ से बैठे हैं क्योंकि वो सरकार में और विपक्ष में है। अब आप तय कर लीजिए इसलिए कि वो जो है किसको सुनना है, इसलिए किसको वो नहीं। एक धर्म को और टारगेट वैसे करे, भी एक धर्म को टारगेट करे, दूसरे धर्म वैसे को भी छोड़ दे। करना तो आपको वही है जो हाँ। आपको करना है, कोई कुछ भी कहता रहे। जब कानून बन गया ताहिरा हसन, उसके बाद 3 तलाक नहीं रुका तो फिर ये सुनने वाले किसकी है? नहीं रुका तो वो आपकी कमी है ना। जब कानून बन गया आपकी ताहिरा कमी, हसन, सरकार की कमी अदालत है ने ना। बैन कर दिया, उसके सरकार बाद की कमी है तलाक ना। हो रहे हैं। वो तो इसका पहले दिन मतलब से कह रहे थे, ये समझते ही नहीं वो कि तो किसी पहले को दिन से ठेंगे कह करते हैं रहे देश के थे संविधान ये को। समाजी बुराई है, समाज में अवेयरनेस की जरूरत है, कोर्ट के जरिए से या किसी जरिए से नहीं होता। अच्छा, ताहिरा हसन कानून बन गया, रेप रुक गया क्या? ताहिरा हसन तो मुसलमान है, उनको तो सुनेंगे। अरे छोड़िए, होना चाहिए अब ये था। करता ये ताहिरा हसन से भी कहिएगा कि जाइए पहले मुस्लिम देवदासियों का दस्तखत पर्सनल लेके लॉ आइए। इसके लिए क्या पार्टी बन जाता? पार्टी तो सर, मैं पार्टी हूँ, इस देश की औरतों के साथ खड़ा हुआ हूँ। देश की औरतें हिंदू नहीं है क्या? शनि शिंगणापुर पर बहस नहीं मैं कर रहा था। हिंदू आप महिला नहीं नहीं है कर क्या? रहा। हिंदू महिला नहीं है क्या? हिंदू आप महिला नहीं नहीं थे। है। हिंदू महिला के मैं भारतीय हूँ पहले। हिंदू महिला के आत्मसम्मान ताहिरा किसी हसन, आपके नजदीक, ताहिरा हसन, देवदासियों की इज्जत ताहिरा हसन आपके को बोलने नजदीक देंगे? इज्जत नहीं है। ताहिरा हसन की आवाज बंद कर दी आपने। हम क्यों बंद करेंगे ठीक, भाई? आप इससे मालिक लोगों हैं, को हम पता क्यों लगता बंद है करेंगे? जब आप औरत की आवाज दबाते हम हैं क्यों बंद और फिर करेंगे? बैठ के शुरू आप करते हैं कि चैनल के नहीं हम मालिक तो हैं, हम औरतों क्यों के बंद साथ हैं, करेंगे? तो लोग समझते हैं कि आप कैसे साथ हैं। और इसी ठेकेदारी के खिलाफ फरहत नकवी और निदा खान ने आवाज उठाई थी, जिसका जवाब उनको यह कह के दिया गया कि मर जाओगे। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। देखा आपने किस तरीके से यह कहा गया कि हम मुस्लिम महिलाओं के पक्षधर हैं, लेकिन उसके बाद पूरी लड़ाई मुस्लिम महिलाओं की आवाज को दबाने के लिए लड़ी गई और यही हो भी रहा है। अब नजरें सरकार की तरफ हैं कि सरकार 3 तलाक के खिलाफ जिस कानून को लेकर अपनी पीठ थपथपाती आई है, उसे अमली जामा मानसून के सत्र में पहना पाती है संसद के या नहीं। फिलहाल हम ले एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आपको ये बता दें कि दंगल आप अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं। डाउनलोड कर लीजिए हमारा मोबाइल ऐप या फिर विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट aajtak.in पर। दंगल हर शाम 5 बजे फेसबुक पर भी लाइव रहता है। ब्रेक के बाद हल्ला बोल। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।